नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है जो अपना आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं आज। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है? ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग को एक और नाम दिया जाता है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं किस किस में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिनके कारण ये एक स्टेबल बॉन्डिंग होती है। स्टेबल बॉन्डिंग होने के कारण ये जो आयोनिक बॉन्ड आपका होता है, आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होने के कारण आयोनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हायर होते हैं। जैसे NaCl एग्जांपल है। NaCl अपने टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है। उसके बाद बात आती है कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस मतलब कि फर्स्टली आयोनिक बॉन्ड में होना क्या क्या चाहिए। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन है वो इजी होना चाहिए। और दूसरा होता है इसका अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, अरेंजमेंट का एक क्या सीन है ये भी अपन अभी देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन क्रिस्टल लैटिस। इन क्रिस्टल लैटिस फर्स्ट थिंग तो क्या होगी कि फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का इजी होना चाहिए। अगर इजी होगा फॉर्मेशन तो क्या होगा कि अपने आयनिक बॉन्ड बनाने में अपने को आसानी रहेगी, आयनिक बॉन्ड इजीली बना सकते हैं। और सेकंड थिंग होती है अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस तरीके से ज्योमेट्री में अरेंज है या क्रिस्टल लैटिस में किस तरीके से प्रेजेंट है, वो भी एक बहुत ही अच्छा बेसिस है जो कि आयोनिक बॉन्ड को बनने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल अरेंजमेंट है, अगर स्टेबल अरेंजमेंट होगा तो आयोनिक बॉन्ड क्या बनेगा? आसानी से बनेगा। अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है जाल। लैटिस को बोला जाता है जाल या इसको बोला जाता है जालक। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूरा नेटवर्क प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का। यूं नहीं है कि कहीं पे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है कहीं पे नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एक NaCl के लिए स्टेबल एग्जांपल बताता हूं कि ये कुछ एक इस तरीके का अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं क्यूबिक अरेंजमेंट। क्यूबिक अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये क्लोरीन एटम जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं इस क्यूब के, इनके फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ कौन? Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन। और यहाँ पे जो Na प्लस आयन है वो प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स में। और वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स होते हैं स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस रहते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स बनती हैं, उसमें जो आपके पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जस्ट अपन एक नॉर्मल प्रोसेस लेते हैं एक आयोनिक कंपाउंड बनने का, जिसमें एक मेटल लेते हैं अपन। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखें, कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनेगा तो वहां पे जो आप मेटल ले रहे हो या जो भी आप नॉन मेटल ले रहे हो एनायन बनाने के लिए, वो हमेशा गैसियस स्टेट में लिया जाएगा। सॉलिड स्टेट में कभी भी
कोई भी मेटल या नॉन मेटल कंबाइन होकर कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, तो गैसीय स्टेट में लिया जाएगा तो यहाँ पे मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, मेटल ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लिया ये एक क्या है आपके पास एटम है, जिसका मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो एटम बताया है, अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहता हूँ, क्या करता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, आपके पॉजिटिव होती है। अब आप ये पूछेंगे, यहाँ पे एक फंडा होता है एनर्जी का। एनर्जी के लिए एक फंडा ये होता है कि अगर वहां पे पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव का मतलब है वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या कंज्यूम हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या कंज्यूम हो रही है। और अगर नेगेटिव लिखा होता है तो उसका मतलब है वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है। तो अपने को ये चीज याद रखनी होती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपन कौन से साइन से प्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से। ठीक है, पॉजिटिव साइन से अपन इसको प्रेजेंट करेंगे। तो पॉजिटिव साइन से ये इस तरीके से लिखी जाएगी, पॉजिटिव एंड देन एनर्जी चेंज, ये लिखा जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद ये तो हो गया इसका एक स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो भी आपका एनायन होगा वो गैसियस स्टेट में होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपके पास क्या बना दिया उसने, एनायन। अपने पास ये यहाँ पे कैटायन बन गया और यहाँ पे अपने पास एनायन बन गया। एनायन के टाइम पे यहाँ पे एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है कभी कभी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आपने क्या किया, आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो यहाँ पे ये थिंग क्या थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं ऐसा करूं, इसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, ऐड करना चाहूं। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी या एनर्जी बाहर निकलेगी। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण एटम से एनर्जी बाहर निकलेगी और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मेन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट लिखी जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। बट कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जैसे एटम पहले से ही स्टेबल है और आप उस पर फोर्सली इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या होगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा, तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप अगर वहां पे फोर्सली इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर एटम खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो वो वहां पे क्या करेगा, एनर्जी इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये एटम पे डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। बट ऑलमोस्ट केसेस में ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये अपने पास क्या बन गया, अब यहाँ पे एनायन, एनायन बन गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये इसको टोटल लिखते हैं। इसकी जब टोटल इक्वेशन लिखेंगे तब अपने पास आएगा मेटल गैसियस प्लस एनायन, जो भी अपने नॉन मेटल गैसियस गिव्स mx। mx क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड होगा और ये क्या होगा, एक आयोनिक कंपाउंड होगा। एक थिंग यहाँ पे और चीज आती है, यहाँ पे एक और टर्म आएगी जिसको अपन बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी को अपन जस्ट इसके आगे चर्चा करेंगे, लैटिस एंथैल्पी के बारे में। तो अभी ये टर्म आप
सुन लीजिए कि लैटिस एंथैल्पी इनको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाती है, आयोनिक कंपाउंड को स्टेबल बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये होती है बात की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए अगर आप एक आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो अगर आप एक आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, लो। मतलब आपको आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम एनर्जी देनी पड़े। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए हायर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का अमाउंट निकले तो आपके क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड जो भी आप बना रहे हो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा। अपन एक बात आप यहाँ पे ध्यान दें, अपन यहाँ पे अभी तक दो फैक्टर की ही बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड में, ये तीसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैटिस एंथैल्पी का, इसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, और एक कैटायन और एनायन को मिलाकर किस तरीके से एक आयोनिक कंपाउंड बनाया जाता है और यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक बार NaCl को बनाने का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। मतलब NaCl को अगर अपन लेकर चलते हैं तो इस तरीके से कौन सी एनर्जी रिलीज होती है और कौन सी वहां पे यूटिलाइज होगी। NaCl के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, लैटिस एंथैल्पी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, जितना हो सके वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलो अब अपने को क्या पढ़ना है, NaCl का फॉर्मेशन। NaCl के फॉर्मेशन की जिस टाइम बात आती है तो उस टाइम पहले आप क्या लोगे, एक Na, वो भी लोगे गैसेस, Na मेटल। तो Na आपके यहाँ पे क्या बनाएगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 495.8 किलोजूल मोल इनवर्स। एक बात आप याद रखें, अपन एनर्जी को किलोजूल मोल इनवर्स में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जूल जो होती है वही एनर्जी, या इसका जो एंथैल्पी है उसका क्या होता है, यूनिट होता है। जूल यहाँ पे एक साइंटिस्ट के नेम पे उसको दिया गया है एनर्जी का यहाँ पे ये यूनिट, और किलो जूल का मतलब क्या हो गया, जूल इंटू 1000, और मोल इनवर्स का मतलब है एक मोल के लिए, अपॉन मोल है, किलो जूल पर मोल बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं मोल इनवर्स। ओके, तो ये बात याद रखनी है। और एक बात आपको याद रखनी है वो है मेटल और नॉन मेटल से हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनता है। एक बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन मेटल और नॉन मेटल में, पॉजिटिव आयन कौन बनाता है, मेटल बनाता है, और नॉन मेटल हमेशा क्या बनाता है, नेगेटिव आयन। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे अब वापस आ जाते हैं NaCl के केस पे। Cl अब क्या करेगा, यहाँ पे Cl जो गैसियस स्टेट में है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, Cl माइनस, और इसका यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो हो रहा है -348.7 किलोजूल पर मोल इनवर्स, है ना। ठीक है, बट आप एक बात यहाँ पे देखो कि अगर अपन इन दोनों एनर्जी को ही यहाँ पे मेन फैक्टर माने तो यहाँ पे जो लास्ट एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एनर्जी होने पर ये NaCl नहीं बन सकता। NaCl क्या होगा, नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जी का जो टोटल आ रहा है वो किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव आने के कारण अपने को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। तो फिर नेचर में NaCl कैसे बना, NaCl क्यों बनता है नेचर में, क्योंकि अपन एनर्जी प्रोवाइड करवा के बनवा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये तो ह्यूमन द्वारा बनना चाहिए, इनको ये नेचुरली कैसे बनता है। अब यहाँ पे तीसरे फैक्टर की जो एंट्री होती है वो जो अपना ट्विस्ट फैक्टर है वो होता है कि यहाँ पे Na और Cl जब जुड़ के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, जो आपका आयोनिक कंपाउंड है। ये आपके पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड जो आपका NaCl है। यहाँ पे इनमें जो लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू होती है, लेटिस एंथैल्पी को U0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेटिस एंथैल्पी की यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -788 किलोजूल पर इनवर्स। ठीक है,
तो अब यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी आ गई है। तो अब जब आप इन तीनों फैक्टर मतलब तीनों एनर्जीज को ऐड करोगे तब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी, एंड नेगेटिव एनर्जी किसकी होती है, मतलब आपका ये NaCl कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा और नेचुरली बनेगा। ठीक है, तो ये जो मेन थिंग है यहाँ पे जो ट्विस्ट फैक्टर है लेटिस एंथैल्पी, यही इनके स्टेबल होने का रीजन होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के आपस में जुड़ने पर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों आपस में नहीं जुड़ते। यहाँ पे जो फोर्स बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होती है और इसको लेटिस एंथैल्पी बोला जाता है। अब ये बात हो जाती है NaCl के फॉर्मेशन की। बट एक बात आप याद रखें, जब अपन लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वहां पे एक ट्विस्ट फैक्टर आता है। लेटिस एंथैल्पी को यहाँ पे अपन ने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ अपन ने ये बताया है कि जो NaCl बनता है उस टाइम इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बट जब आप लेटिस एंथैल्पी की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, लेटिस एंथैल्पी को अपने क्या करना है, डिफाइन भी तो करना है। तो जब लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखी जाती है तब लिखा जाता है कि एक मोल, कितना, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आपके पास कितना आयोनिक कंपाउंड है, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए अमाउंट जो होता है, एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोला जाता है लेटिस एंथैल्पी। तो अब यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए NaCl के लिए यहाँ पे अगर आप लेटिस एंथैल्पी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, उसको पॉजिटिव में लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उसको पॉजिटिव में लिखोगे। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये जो बन रही है, ये वाली जो है ना, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होती है कि आप क्या कर रहे हो, जस्ट उस रिएक्शन को क्या कर दे रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो, इसको जस्ट क्या कर दे रहे हो, रिवर्स कर दे रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वही एनर्जी, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इसको तोड़ने के लिए जरूरी होगा। तो दोनों तरीके से बात सेम है, पर दोनों तरीके से बात को कहने का तरीका अलग अलग है। अगर इसको फोकस करके लिखा जाए तो बोला जाएगा कि Na+ और Cl- को सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसको लेटिस एंथैल्पी के रूप में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर अपन इस तरीके से देखेंगे तो Na और Cl को जब ऐड करने के लिए जब ऐड किया जाता है तो वहां पे जो आयोनिक बॉन्ड बनता है और स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटिस एंथैल्पी बोला जाता है। तो अपने को इसकी सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। डेफिनेशन यही कहती है कि 1 मोल कोई भी आयोनिक कंपाउंड आप ले रहे हो, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, उसमें सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वही उसकी लेटिस एंथैल्पी मानी जाएगी। ओके, क्योंकि ये लेटिस एंथैल्पी तो आप कैलकुलेट थोड़े कर पाओगे, ये लेटिस एंथैल्पी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एटम आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसको प्रिसाइजली अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बट इसको अपन प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन दे रहा है, अपन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो लेटिस एंथैल्पी होती है, ये लेटिस एंथैल्पी कौन कौन सी थिंग्स पे डिपेंड करती है। एक तो होता है यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस ऑफ आयंस, और सेकंड होती है ज्योमेट्री ऑफ लेटिस। मतलब दो थिंग होने पे वहां पे लेटिस एंथैल्पी डिपेंड करेगी। फर्स्ट की आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कितने हैं या रिपल्शन फोर्सेस कितने हैं, और सेकंड थिंग की ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री स्टेबल है, ज्योमेट्री अनस्टेबल है, उस चीज पे लेटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बच्चों अपन ने पूरा आयोनिक बॉन्ड को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अब बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़ेंगे। अपन ने इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड को समझा, अपन ने इस चैप्टर में आयोनिक बॉन्ड को समझ लिया है। अब अपन बॉन्ड के पैरामीटर पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होती है,
यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है ना, तो वो थिंग्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे का चैप्टर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और आगे से आगे पास करते रहिए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें। ओके, थैंक यू।